है, डिस्कशन हो सकती है जिसके ऊपर कि या क्या ये राइट है, क्या ये सब्जेक्ट रॉन्ग है। हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि फर्स्ट ईयरिंग क्या होती है। फर्स्ट ईयरिंग के दौरान कोर्ट किस तरह से प्रोसेस करती है, यानी कि फर्स्ट ईयरिंग के दौरान ही कहा गया है कि उसके अंदर कोर्ट है वो दोनों पार्टी को एग्जामिन करने के बाद, ओरली एग्जामिन करने के बाद, और प्लेंटिफ की प्लेंट और डिफेंडेंट की जो रिटन स्टेटमेंट है उन दोनों को एग्जामिन करने के बाद जो इशू फ्रेम करती है फर्स्ट ईयरिंग के अंदर, वो क्या होते हैं। यहाँ पर उन्हीं इश्यूज़ के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेमिंग ऑफ इशू के रिगार्डिंग है जो प्रोविज़न सीपीसी के ऑर्डर 14 में दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर आज ऑर्डर 14 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से है जो कोर्ट इशू फ्रेम करती है, या इशू क्या होते हैं, क्या मीनिंग है इशू का, या फिर इसके रिगार्डिंग जो और हेडलाइन है वो क्या है कि इशू फ्रेम करने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, कितने प्रकार के इशू फ्रेम कर सकती है कोर्ट, या फिर इश्यूज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये जितने भी पॉइंट है वो हम इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप सीपीसी की प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो लॉ नोट्स फॉर यू चैनल पे जाइए, उसके फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए जहाँ पर आपको सीपीसी की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर और भी कई सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हैं, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इशू का मीनिंग क्या है, यानी कि इशू क्या चीज़ है। तो यहाँ पर इशू को हम कह सकते हैं एक पॉइंट इन ए क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन है उसके अंदर एक पॉइंट क्या है वो इशू हो सकता है। और हम इशू किसे कह सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट किस चीज़ का, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, डिसएग्रीमेंट, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट या लिटिगेशन, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनके ऊपर डिबेट की जा सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकती है, कोई एग्रीमेंट हो कोई एग्री हो सकता है, कोई डिसएग्री हो सकता है, डिस्कशन हो सकती है जिसके ऊपर कि या क्या ये राइट है, क्या ये सब्जेक्ट रॉन्ग है, इस तरह से, या उसके ऊपर आर्गूमेंट हो सकते हैं, या कोई किसी भी तरह की एक लिटिगेशन फाइल की जा सकती है उन इश्यूज़ के रिगार्डिंग। तो ऐसे किसी सब्जेक्ट के ऊपर, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम यहाँ पे इशू कह सकते हैं। तो ये तो हो गया एक इशू का वन एस्पेक्ट। और हम इशू किसे कह सकते हैं, दूसरी तरफ अगर हम इशू की बात करें तो इशू क्या है। इशू का हम यहाँ पर और सेकंड मीनिंग क्या ले सकते हैं कि इशू एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर वो डिसाइड होता है, डिसाइड कैसे होता है, अगर वो डिसाइड होता है इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, देन एक राइट टू रिलीफ है, वो क्या होगा, प्लेंटिफ को दिया जाएगा अपने आप में। अगर वो डिसाइड होता है इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, देन यहाँ पर एक राइट टू रिलीफ दिया जाएगा। अगर वो इशू है डिसाइड होता है इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट, तो वहाँ पर एक डिफेंस है जो डिफेंडेंट का वो क्रिएट होता है। यहाँ पे ऐसे किसी भी सब्जेक्ट को भी हम यहाँ पे इशू कह सकते हैं। और इशू क्या हो सकता है, ऐसे पॉइंट हो सकते हैं या पॉइंट हो सकता है जिसके अंदर प्लीडिंग कॉन्टेस्ट होती है या कॉन्ट्राडिक्टी होती है, या जिसके रिगार्डिंग कोई ओवरमेंट्स होती हैं, अजरेशंस होती हैं, कोई दावे होते हैं एक अदर पार्टीज़ के द्वारा, जिनको यहाँ पर डिटरमाइन करना यहाँ पर ज़रूरी है उस क्वेश्चन को बाय द कोर्ट फॉर ए वन साइड एंड और द अदर साइड, कोई सी भी साइड के लिए, तो वो यहाँ पर इशू माने जाते हैं। तो आई थिंक आपको जो इशू का कंसेप्ट है यानी कि मीनिंग ऑफ इशू अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर मतलब वैसे साफ नहीं होना, समझ आ गया होगा कि इशू क्या चीज़ है। अब देखते हैं कि फ्रेमिंग ऑफ इशू क्या चीज़ है, यानी कि कोर्ट किस तरह से इशू है वो फ्रेम करती है। तो उसको यहाँ पर देखते हैं कि इशू फ्रेम किस तरह से किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इशू जो है, जो इशू है वो अराइज कब होते हैं, यानी कि जब एक मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ, यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, फैक्ट और लॉ के रिगार्डिंग अगर कोई प्रोपोजिशन है वो एक पार्टी के द्वारा फर्म होती हैं और दूसरी पार्टी के द्वारा डिनाई की जाती हैं, यानी कि एक पार्टी उसको मानती है और दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर एक मटेरियल प्रोपोजिशन जब भी अराइज होती है तब इशू यहाँ पर फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, अब मटेरियल प्रोपोजिशन क्या है वो देखते हैं। मटेरियल प्रोपोजिशन क्या है, एक लॉ और फैक्ट जो कि प्लेंटिफ को क्या है, मस्ट अलेज इन ऑर्डर टू शो राइट टू शू, यानी कि उस प्रपोजिशन से क्या चीज़ शो होती है कि राइट टू शो प्लेंटिफ के लिए यहाँ पर शो होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर जो मतलब प्लेंटिफ वाला ये जो पोर्शन है वो हमने समझ लिया कि प्लेंटिफ यहाँ पर फैक्ट क्यों अलेज करता है इन ऑर्डर टू शो
राइट टू सू, और वहीं पर डिफेंडेंट क्या शो करता है, डिफेंडेंट को ऐसे फैक्ट अलेज करने चाहिए जो कि उसका डिफेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हों। यानी कि जहाँ पर डिफेंडेंट का मतलब यहाँ पर है कि उसको अपना डिफेंस करना है, तो यानी कि जो भी फैक्ट्स या लॉ हैं वो अलेज करता है वो कॉन्स्टिट्यूट करने चाहिए उसका डिफेंस। तो ये था इसके रिगार्डिंग यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रत्येक मटेरियल प्रोपोजिशन है वो एक पार्टी के द्वारा फर्म की जाती है, एक पार्टी के द्वारा डिनाई की जाती है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि अगर डिफेंडेंट कोई अपना काउंटर क्लेम कर रहा है तो वो यहाँ पर प्लेंटिफ डिनाई कर सकता है। तो इस तरह से जो मटेरियल प्रोपोजिशन हैं ये दोनों एक दूसरे के द्वारा अफर्म और डिनाई की जाती हैं। तो ये जो अफर्मेशन है और डिनाइल हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, वो फॉर्म करती हैं एक सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर किसके लिए? ऑफ डिस्टिंक्ट इशू के लिए, यानी कि अलग अलग जो इशू किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं उनके रिगार्डिंग एक सब्जेक्ट मैटर है वो ये तैयार करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं फ्रेमिंग ऑफ इशू। अब देखते हैं कि जो फ्रेमिंग ऑफ इशू, यानी कि हम लोग इतने इशू फ्रेम कर रहे हैं, इनके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है। फ्रेमिंग ऑफ इशू का एक सूट के अंदर फ्रेम करने का एक मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि एक कंट्रोवर्सी, दोनों पार्टीज़ के बीच में क्या कंट्रोवर्सी है उसको यहाँ पर डिटरमाइन करना, उसको असर्टेन करना कि पार्टिकुलर इस मैटर के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्प्यूट है। यानी कि जो इनकी रियल कंटेंशंस क्या है इन दोनों पार्टीज़ के बीच में, उस चीज़ को यहाँ पर निर्धारित करना। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं काइंड ऑफ इश्यूज़ की, ये जो कि रूल 1 और 2 के अंदर डिफाइन किए गए। तो यहाँ पर रूल 1 सब रूल 4 क्या कहता है, ये इनेक्ट करता है दो प्रकार के, टू काइंड ऑफ इश्यूज़। टू काइंड कौन कौन से हैं? वन है इश्यूज़ ऑफ अ फैक्ट एंड सेकंड इज़ द इशू ऑफ लॉ। यहाँ पर दो प्रकार के इशू बताए गए हैं, इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ। लेकिन यहाँ पर एक तीसरे प्रकार का इशू भी हो सकता है, मिक्स्ड इशू ऑफ लॉ एंड फैक्ट। यहाँ पे इशू ऑफ लॉ और फैक्ट मिक्स भी हो सकता है। वहीं पर रूल 2 की बात करें तो उसके सब रूल 1 में क्या कहा गया है कि जहाँ पर इशू हैं बोथ लॉ और फैक्ट के हैं, एक सेम सूट में अराइज होते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग दैट द केस में भी डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है और किसी भी प्रिलिमिनरी इश्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो प्रोनाउंस करेगी जजमेंट किसके ऊपर, जितने भी जो इश्यूज़ हैं ऑल इश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, ये सब रूल 1 ऑफ द रूल 2 कहता है। बट अगर यहाँ पर कोर्ट की ओपिनियन है कि जो केस है या उसका कोई भी पार्ट है, जैसे ये केस है इसका कोई पार्ट है, वो डिस्पोज हो सकता है ऑन एन इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ लॉ के ऊपर डिस्पोज हो सकता है, तो कोर्ट यहाँ पर इस चीज़ को पहले ट्राई करेगी। ठीक है, अगर इशू किस चीज़ से रिलेटेड है, इशू रिलेटेड है टू द जुरिडिक्शन के बारे में, या फिर कोर्ट के जो है बार टू द सूट के बारे में जो कि क्रिएट किया जाता है किसी भी लॉ के द्वारा जो कि उस टाइम बीइंग में इन्फोर्स्ड है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो इशू है वो पहले हैं जो डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए कोर्ट यहाँ पर अगर फिट समझे तो वो पोस्टपोन कर सकती है सेटलमेंट ऑफ द अदर इशू को, जब तक कि वो जो लॉ इशू ऑफ लॉज हैं या लॉ हैं वो यहाँ पर डिसाइड नहीं कर दिए जाते। तो ये होते हैं दो तरह के इशू, जिसमें से पहले इशू ऑफ लॉ को यहाँ पर डिसाइड किया जाता है, उसके बाद में अदर इश्यूज़ को यहाँ पर सेटल किया जाता है अगर कोर्ट यहाँ पर नेसेसरी समझे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या कहता है कि इशू ऑफ लॉ क्या चीज़ है। इशू ऑफ लॉ कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट हो सकता है ज्यूरिडिक्शन के रिगार्डिंग कोर्ट की, सेकंड हो सकता है बार टू द सूट जो कि क्रिएट की जाती है किसी भी लॉ के द्वारा जो उस टाइम पार्टिकुलर टाइम यहाँ पर क्या है इन फोर्स में है। तो ये जो दोनों प्रकार के जो इशू हैं वो क्या कौन से इशू कहलाते हैं? वो इशू कहलाते हैं प्रीलिमिनरी इशू। यहाँ पर इनको प्रीलिमिनरी इशू कहा जाता है। यहाँ पर एक अमेंडमेंट हुई है सीपीसी के अंदर ऑर्डर 14 रूल 2 में। उसके अंदर क्या है कि उस अमेंडमेंट से पहले यहाँ पर जो इशू ऑफ लॉ है वो क्या थे, एज ए प्रीलिमिनरी इश्यूज़ कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए जाते थे, रिक्वायर्ड थे एक किस्म से, एक तरह से वो वहाँ पर उनको पहले प्रीलिमिनरी इशू के तौर पर डिसाइड करना रिक्वायर्ड था। अब पोजीशन है जो 1976 के जो अमेंडमेंट है उसके बाद में चेंज हो चुकी है, और यहाँ पर जो रूल 2 ऑफ ऑर्डर 14 है वो अब क्या कन्फर करता है, एक डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि डिस्क्रिशन है जो कोर्ट के ऊपर कन्फर करता है कि जो इशू है रिगार्डिंग द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट और बार टू द सूट के रिगार्डिंग उनको एज ए प्रीलिमिनरी इशू के तौर पर डिसाइड करना। यानी कि अब ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है इन दोनों को
प्रीलिमिनरी इशू करे या फिर बाकी के इश्यूज़ के साथ में हो। ठीक है, ये था मतलब इशू ऑफ लॉ के बारे में। आई होप कि जो आपको मैटर है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट आपको इस मैटर के रिगार्डिंग रह रहा है तो बीच में आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इश्यूज़। इश्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है? तो यहाँ पर इशू को बैकबोन कहा गया है किसी भी सूट की। इसीलिए जो इशू हैं वो किसी भी केस के डिसीजन के लिए या उसके ट्रायल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इशू जो कि फ्रेम्ड किए जाते हैं वो क्या है, गाइड करते हैं कि पार्टीज़ को इन द मैटर ऑफ लीडिंग एविडेंस, यानी कि अपनी प्लीडिंग के अंदर जो एविडेंस है वो पार्टीज किस तरह से देगी, वो उन फ्रेम जो इशू फ्रेम किए गए हैं उन्हीं के थ्रू उनको गाइडेंस मिलती है। उसके बाद में क्या है कि कोर्ट है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। किस लिए? टू डिसाइड द पॉइंट जिनके ऊपर जो इशू है वो फ्रेम्ड किए जा चुके हैं या फिर एविडेंस है जो पार्टीज़ के द्वारा लीड किए जा चुके हैं, यानी कि जो पॉइंट इशू के अंदर आ चुके हैं, यानी कि जिन पॉइंट्स के ऊपर इशू फ्रेम्ड हो चुके हैं उनको यहाँ पर कोर्ट है वो डिसाइड करने के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्या है कि कोर्ट को यहाँ पर उन इश्यूज़ को फ्रेम नहीं करना चाहिए जो कि प्लेडिंग्स के अंदर राइज नहीं किए गए हैं पार्टीज़ के द्वारा। आई होप कि मैटर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इश्यूज़ हैं वो कन्फाइंड होने चाहिए कहाँ तक? टू दी मटेरियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ, यानी कि फैक्टा प्रोपेंडा। आपको अगर फैक्टा प्रोपेंडा के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें जा करके देख सकते हैं कि फैक्टा प्रोपेंडा क्या है और फैक्टा प्रोपेंशिया क्या चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि फैक्ट जो इशू है उन फैक्ट या एविडेंस के ऊपर सुबॉर्डिनेट फैक्ट या एविडेंस के ऊपर नहीं होने चाहिए जिनके द्वारा जो मटेरियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ हैं, यानी कि फैक्टा प्रोपेंडा है, जो कि प्रूव्ड किए जाने हैं या डिसप्रूव किए जाने हैं, यानी कि उनके रिगार्डिंग इशू फ्रेम नहीं होनी चाहिए। ओनली मटेरियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ के ऊपर होने चाहिए। और जो इशू हैं सेटल्ड किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूट क्या करना चाहिए? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, यानी कि कन्फ्लिक्ट है क्या एक्चुअल में उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाले इश्यूज होने चाहिए। ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी मतलब कन्फ्लिक्ट है उन दोनों के बीच में उसका क्रिस्टल क्लियर करना चाहिए। भी पार्टिकुलर इन्हीं इश्यूज़ के रिगार्डिंग इन पार्टी के बीच में कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इशू सेटल करने का ये भी एक ऑब्जेक्ट भी है एक तरह से। और क्या है कि जो इश्यूज़ हैं वो इस तरह इस नेचर के होने चाहिए कि जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ हैं वो डिस्प्यूट का नेचर बताते हों। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है कि वन इशू शुड कवर ओनली वन फैक्ट और लॉ इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी, यानी कि पार्टीज़ के बीच में अगर कोई इशू उनकी प्लीडिंग के रिगार्डिंग फ्रेम हो रहा है तो ओनली उसके अंदर एक फैक्ट या फिर एक लॉ ही कवर किया जाना चाहिए। अगर केस गोज इन द अपील में जाता है तो इट मस्ट डेल्ट विद बाय द अपीलेट कोर्ट ऑन इशू सेटल फॉर द ट्रायल। जो ट्रायल के लिए इशू फ्रेम्ड किए गए हैं, सेटल किए गए हैं, तो वो अपीलेट कोर्ट है वो उन्हीं के ऊपर ही डेल्ट करेगी। अपीलेट कोर्ट नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी इश्यूज़ हैं उनको एक सूट में सेम टाइम पर ही डिसाइड किया जाना चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है कोर्ट की जो पावर है या ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। तो यहाँ पर क्या गया है कि ड्यूटी क्या है फ्रेम करने की, प्रॉपर इशू करने की, वो रेस्ट कहाँ करती है? प्रिलिमिनरी ऑन द कोर्ट, यानी कि कोर्ट की ड्यूटी है किसी भी इशू को प्रॉपर फ्रेम करने में। और जज को है जो अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए विद द ड्यू केयर, कॉशन और डिलीजेंस वाइल फ्रेमिंग द इश्यूज़। और जो इतने भी फैक्ट हैं उनको अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद में ही इशू फ्रेम करने चाहिए। और जो ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज़ हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के रिगार्डिंग वो सोलली ऑन दी कोर्ट होती है। बट जो प्लीडर्स हैं दोनों पार्टी के, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के, वो यहाँ पर कोर्ट को असिस्ट कर सकते हैं इशू फ्रेम करने के अंदर। और क्या चीज़ें हो सकती है इसके रिगार्डिंग? एक क्या है कि इश्यूज़ हैं वो क्या होने चाहिए? मस्ट क्लियर एंड नॉट द वॉइस, यानी कि एकदम स्पष्ट इशू होने चाहिए, किसी भी तरह की उसके अंदर अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मटेरियल क्या है इशू फ्रेम करने के लिए। इसके रिगार्डिंग रूल 3 में क्या प्रोविज़न दिए गए देखते हैं कि कोर्ट में फ्रेम इशू फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। ये जितने भी मटेरियल दिए गए हैं इनमें से किसी भी मटेरियल को उठा करके यहाँ पर या इन सभी मटेरियल्स के ऊपर है जो कोर्ट इशू फ्रेम कर सकती है। कौन से हैं देखिए, चलिए देखते हैं इनको।
एलिगेशन जो कि मेड किए गए हैं ऑन ओथ बाय द पार्टी और बाय एनी पर्सन जो कि प्रेजेंट हुआ है ऑन देयर बिहाफ, उनके बिहाफ पे, या फिर स्टेटमेंट मेड की गई है बाय द प्लीडर जो कि अपीयरिंग हो रहे हैं फॉर द पार्टीज के लिए अपीयर हो रहे हैं उन प्लीडर्स के द्वारा। सेकंड कौन है, एनी पर्सन जो कि उनके बिहाफ पे है या फिर पार्टीज के द्वारा ऑन ओथ। सेकंड क्या कहता है कि एलिगेशन मेड इन द प्लीडिंग्स और इन द आंसर टू द इंटेरोगेशन, यानी कि इंटेरोगेशन के अंदर जो आंसर दिए गए हैं उनके आधार पर, या फिर प्लीडिंग के अंदर जो एलिगेशन दिए गए हैं उनके आधार पर यहाँ पे इशू फ्रेम होने चाहिए, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं पार्टीज़ के द्वारा, दोनों पार्टी के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए हैं उनके आधार पर भी यहाँ पर इशू फ्रेम किए जा सकते हैं। आई होप कि आपको जो अभी मैटर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और हाँ, यूट्यूब पे मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो वॉच करते हो लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। हालांकि आपको वीडियो अच्छी लगती है लेकिन सब्सक्राइब किया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियो और कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।